हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो AMRS की सीरीज़ हमने शुरू की थी, उसको कंटिन्यू करते हैं। आज की ये हमारी 4th क्लास है। 10 क्लास इसकी पहले से ही अपलोड हो चुकी है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन रेफर्स टू एन इन्फ्लोरेसेंस स्पैटिक्स। फर्स्ट ऑप्शन है एन इन्फ्लोरेसेंस वेयर द स्टॉक्ड फ्लावर आर बोर्न डायरेक्टली एक्रोपिटली ऑन एन इलोंगेटेड ब्रांचेस। एक्रोपिटली किस तरीके से होगा? एक्रोपिटल अरेंजमेंट इस टाइप से होता है। सेकेंड है अ स्पाइक इन विच ईच फ्लावर इज बोर्न इन द एक्सिल ऑफ अ परसिस्टेंट मेम्ब्रेन ब्रैक्ट। थर्ड ऑप्शन है स्पाइक इन विच द एक्सिस इज थिन एंड वी कैन बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इस केस में स्पाइक इन विच द एक्सिस इज थिन, एक्सिस जो है थिन नहीं होगा, थिक होगा। अब थिक वाला इसमें एक ही है जो कि है फोर्थ ऑप्शन, अ स्पाइक विद थिक। थिक यानी कि जो स्टेम है उसका वो थोड़ा सा, स्टेम हम नहीं कहेंगे, एक्सिस जो है इसका वो थिक होगा। और फ्लैशी रैचेस विद फ्लावर्स कवर्ड बाय वन और मोर स्पैथी ब्रैक्ट। इस टाइप से जैसे कैक्टस के अंदर प्रेजेंट होता है, इनको बोलते हैं हम स्पैथी ब्रैक्ट्स। तो ये अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है स्पैटिक्स के अंदर और फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Choose the correct set of statement reaction with regard to C4 cycle of photosynthesis। C4 साइकिल जो कि किन प्लांट्स में होती है, ये एक स्पेशल टाइप की इनमें एनाटॉमी होती है, क्रेन्स एनाटॉमी, जो कि ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड अकर इन बंडल शीथ ऑफ लीव्स। ट्रांसफर ऑफ C4 एसिड्स इन बंडल शीथ इज एपोप्लास्टिक। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये एक रिएक्शन दी गई है कि ये उसमें होगी या नहीं होगी। लास्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन मीजोफिल ड्यूरिंग C4 साइकिल इज मीडिएटेड बाय द एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड। C4 एसिड, C4 4 कार्बन किसके अंदर होते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर। डीकार्बोक्सिलेशन होगा C4 एसिड का अकर इन बंडल शीट ऑफ लीव्स। दिस ऑप्शन विल बी 100% करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ C4 एसिड इन बंडल शीट इज एपोप्लास्टिक। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि एपोप्लास्टिक ट्रांसफर नहीं होगा, ये सिम्प्लास्टिक होता है। थर्ड ऑप्शन है ऑक्सैलो एसिटिक, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स दी हुई है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन मेसोफिल ड्यूरिंग C4 साइकिल इज मीडिएटेड बाय द एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देर आर टू स्टेटमेंट दैट इज असर्शन एंड रीजन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एज पर कोड्स गिवन बिलो द स्टेटमेंट। असर्शन क्या दिया गया है? अ क्रीपिंग ग्रीन एंड फिलामेंटस प्रोटोनिमा ऑफ फिनेरिया हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू ऑक्यूपाई लार्ज सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम। और इसका रीजन है कि बिकॉज द जाइगोट the product of syngamy by direct producing a protonema helps the organism to produce a large number of upright leafy sporophytic individual। तो फ्यूनेरिया, ब्रायोफाइट, ये सब कुछ हमें किस में मिलेगा? चैप्टर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम। उन सब में हमें देखने को मिल जाएगा कि जो फ्यूनेरिया है उसमें क्रीपिंग ग्रीन कलर का ये प्रेजेंट है, फिलामेंटस प्रोटोनिमा प्रेजेंट है और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है। इसका जो रीज़न है बिकॉज द जाइगोट द प्रोडक्ट ऑफ सिनगैमी, जाइगोट एक प्रोडक्ट है सिनगैमी का। सिनगैमी एक टाइप होती है फर्टिलाइजेशन की। तो बिकॉज द जाइगोट द प्रोडक्ट ऑफ सिनगैमी बाय डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग अ प्रोटोनिमा। अब जाइगोट से प्रोटोनिमा प्रोड्यूस होगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ अपराइट लीफी स्पोरोफिटिक इंडिविजुअल। तो जब जाइगोट से कोई भी रिप्रोडक्शन होगा या कुछ भी बनेगा तो वो स्पोरोफिटिक कैसे हो सकता है? इसीलिए यहाँ पे जाइगोट से प्रोटोनिमा प्रोड्यूस नहीं होगा बल्कि ये स्पोरोफाइट से होगा, इसीलिए हम इसको स्पोरोफिटिक इंडिविजुअल बोलेंगे। तो प्रोटोनिमा प्रोड्यूस होगा बट किससे? स्पोरोफाइट से, नॉट जाइगोट। तो असर्शन करेक्ट है और रीजन क्या है? इनकरेक्ट। हमारा यहाँ पे असर्शन करेक्ट और रीजन इनकरेक्ट, बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
Distal most shoot tip of a primary shoot axis of a healthy growing monopodial dicotyledons was artificially removed. Which one of the following response would you expect? डिस्टल मोस्ट शूट टिप ऑफ द प्राइमरी शूट एक्सिस, अगर हम किसी स्टेम का ऊपर वाला हिस्सा जो है कट कर दे तो क्या उसमें दोबारा से कोई ग्रोथ होगी? डिस्टल मोस्ट शूट टिप ऑफ प्राइमरी शूट एक्सिस ऑफ अ हेल्दी ग्रोइंग मोनोपीडल डाइकोट वाज आर्टिफिशियली रिमूव, अगर उसको हम आर्टिफिशियली रिमूव कर देते हैं, ये नीचे वाला जो एरिया है ये है हमारा जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट वाला पार्ट हमारा, और जो ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं शूट वाला एरिया। तो शूट में जो डिस्टल वाला एरिया है, ये ऊपर वाला टिप पे जो प्रेजेंट है प्राइमरी शूट एक्सिस, अगर उसको आर्टिफिशियली कट कर दिया जाता है तो क्या उसमें ये सभी जो ऑप्शंस गिवन दिए हुए हैं हमें ये होंगे या नहीं होंगे, ये बताना है। प्लांट शेल नॉट एग्जिबिट एनी सेकेंडरी ग्रोथ इन फ्यूचर, क्या उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी? तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी क्योंकि वो वेस्कुलर बंडल की वजह से होगी, इसकी वजह से नहीं होगा। डिस्टल मोस्ट शूट टिप की वजह से नहीं होगा, वेस्कुलर बंडल दैट इज जाइलम एंड फिलोएम उसकी वजह से होता है। सेकंड ऑप्शन है प्लांट शेल नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू लीव्स, क्यों नहीं बनाएंगी नई लीव्स, न्यू लीव्स भी बनेंगी। थर्ड ऑप्शन है एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ लीव्स एट लोअर नोड शेल फॉर्म अ न्यू ब्रांचेस, तो ये ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ लीव्स एट लोअर नोड शेल फॉर्म अ न्यू ब्रांचेस, नई ब्रांचेस बननी जो है शुरू हो जाएंगी। अगर टिप से कोई प्लांट कट हो जाएगा तो उसकी जो साइड वाला जो एरिया है वहाँ से ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। लास्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड ऑफ अ डिस्टल मोस्ट लीफ शेल प्रोड्यूस अ न्यू ब्रांच एक्सिस। फोर्थ ऑप्शन डिस्टल मोस्ट लीफ शेल, अगर कोई लीफ है तो उस लीफ का ये वाला जो पार्ट है वो डिस्टल है, क्या इस पार्ट से डिस्टल से कोई भी नई ब्रांच बन सकती है, क्या ये पॉसिबल है? नो। तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है, हमारा सही ऑप्शन है थर्ड। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सिलरी बर्ड्स जो है वो बननी शुरू हो जाएंगी, लोअर नोड शेल फॉर्म न्यू ब्रांचेस, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। In the question below, two statements are marked assertion and reason. Select the correct statement, correct answer as per quote given below the statements. Assertion क्या दिया है कि phyllotaxy flower induction inflorescence formation and elongation growth of vegetative axis are all variant of shoot apical meristem function. phyllotaxy यानी कि जो arrangement होता है petals का, phyllotaxy flowers induction inflorescence formation and elongation, इन्फ्लोरेसेंस यानी कि जो जैसे सेपल्स है और पेटल्स है, इनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है। इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, प्लांट जो है वो हाइट में इंक्रीज हो रहा है या फिर साइड में उसकी जो ब्रांचेज है वो नहीं लग रही है। इन्फ्लोरेसेंस साइमोस और एसिमोस दो तरह का होता है ना। देन इलोंगेशन ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव एक्सिस आर ऑल वेरिएंट ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम फंक्शन। रीजन क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम फंक्शन इज डायनेमिक स्टोकास्टिक मैनर। तो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम्स होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम किसको बोला गया है। कोई भी प्लांट है उसका नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रूट और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं शूट। तो ये जो ऊपर का एरिया होता है, टिप का एरिया, यहाँ जो नई नई सेल्स होती हैं उसको हम बोलते हैं एपिकल सेल्स, शूट एपिकल सेल्स। और क्योंकि इनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इनका डायनामिक फंक्शन है, ये स्टोकास्टिक मैनर में जो है काम करते हैं। और यहाँ पे दोनों ही हमारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी बिल्कुल सही है, तो दोनों ठीक है, दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और सही एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। In the given two columns below, column 1 lists the name of the scientist and column 2 lists the scientific concept. कुछ हमें नेम्स दिए हुए साइंटिस्ट के, उन्होंने क्या डिस्कवर किया ये हमें मैच करना है, देख लेते हैं। तो एंजाइम काइनेटिक्स जो है वो किसने दी थी, एंजाइम के बारे में कि एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं, लोक एंड की का जो मैकेनिज्म है वो किसने दिया था, माइकलिस एंड मेंटन। सेकंड है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसने दिया था, ये दिया था मिचेल्सन एंड स्टॉल। एविडेंस ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ये किसने कहा था। इसके बाद क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये किसने कहा है, सूटर एंड बोवरी ने। एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव लिंकेज, ये किसने कहा है,
फर्स्ट ऑप्शन बैट्सन एंड पुनेट है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है, दैट इज 100% करेक्ट। लेट्स मूव। There are various type of restriction endonuclease which are capable of cutting the DNA either within or away from the recognition site. Which of the following restriction endonuclease can cut DNA strand specifically within the recognition site? तो दो तरह के जो है एंजाइम्स होते हैं जो कि कट करते हैं डीएनए में। एक तो दिया है क्या, विद इन और अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट, या तो विद इन मीन्स उसके अंदर ही कट लगा है या फिर अवे फ्रॉम दैट रिकॉग्निशन साइट। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है हमारा टाइप 2। टाइप 2 ओनली। फर्स्ट और थर्ड जो है ये किस में आएगा, अवे। अगर ओनली अवे का पूछा जाता है तो ये किस में हो जाएगा, टाइप 1 एंड 3। बट विद इन पूछा है तो विद इन के लिए आंसर होगा टाइप 2 ओनली। Which of the following is not a correct statement about Huntington disease, which is a autosome link dominant trait in human beings? If inherited, it will expressed in all the generation in a pedigree. It can affect both male and female. Heterozygous individual would also exhibit the trait. Fourth option, for a person to be homozygous for Huntington gene, only one of his her parents must be suffering from the disease. इस केस में ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, पर्सन का जो बिहेवियर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है मिराबिलिस जिलापा पादप का संकरण एक सफ़ेद पुष्प वाले पादप के साथ कराया जाता है। तो ये जो एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी की बुक में हमें गिवन है, इसमें क्या है कि एक फ्लावर है जो कि रेड कलर में है, एक फ्लावर है जो रेड में है और एक है वाइट में। इनका जब F1 जनरेशन आती है तो पिंक कलर का आता है, बट जब F2 जनरेशन आती है तो उसमें कुछ आते हैं रेड, कुछ आते हैं वाइट और कुछ आते हैं पिंक। तो ये जो एक्सपेरिमेंट गिवन है ये किससे रिलेट है, यहाँ पे किससे रिलेशन इसका, किससे जो है इसका रिलेशन हो सकता है, प्लियोट्रोपिक कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो थर्ड ही यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना तो पूरी तरीके से रेड डोमिनेंट हो सकता, ना पूरी तरीके से वाइट डोमिनेंट हो सकता, तो दोनों ही जो है यहाँ पे सेग्रीगेट हो जाते हैं, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोडोमिनेंस में हम ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a Drosophila having white eye trait is crossed with a male having dominant red eye trait, what would be the possibility of these trait in the offspring of F1 generation? Female Drosophila having white eye किस में प्रेजेंट है, with a male having dominant red eye trait। तो फीमेल में वाइट आइज हैं और मेल में जो है रेड आई है। अब इसका जो आंसर है वो आप पुनेट स्क्वायर से निकाल सकते हैं। इसमें सही आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, दैट इज ऑल द F1 मेल विल बी वाइट आई एंड फीमेल वुड बी रेड आई। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी कंडीशन इन ह्यूमन बींग्स, आइडेंटिफाइड, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोड्स गिवन। अब इसमें 3 सिंड्रोम दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें से नहीं है, ट्राइसोमी किस में नहीं होती, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। 3 तरह के सिंड्रोम हैं और ये जो सिंड्रोम है किस तरह के सिंड्रोम होते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम में कोई एक क्रोमोसोम जो है, इन दोनों में कोई एक क्रोमोसोम जो है वो सही तरीके से डिवाइड नहीं हो पाता किसी भी एक पेरेंट्स में, फादर में या मदर में, और वो जो है दोनों ही बच्चे के अंदर एज इट इज़ आ जाते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते, तो इसीलिए उस क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। बट टर्नर सिंड्रोम में ऐसा कुछ नहीं होता। टर्नर सिंड्रोम में एक पेरेंट का कोई एक क्रोमोसोम जो है वो नहीं आ पाता, जिसलिए उसमें जो है 45 ही क्रोमोसोम होते हैं, 47 नहीं होंगी। और ये एनसीईआरटी में 12th क्लास की जो बायो की बुक है उसी में हमें देखने को मिलता है टर्नर सिंड्रोम की XO टाइप जो है प्रेजेंट होती है और उसमें जो है इनफर्टिलिटी आ जाएगी, रिप्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो ये जो है सी ऑप्शन हमारा ओनली इनकरेक्ट है, ओनली सी ऑफ द अबव, फोर्थ ऑप्शन यहाँ हमारा इनकरेक्ट हो जाता है।
यदि कोई लक्षण 3 अथवा अधिक जीन द्वारा प्रभावित होता है तो इन सभी 3 अथवा अधिक जीनों के विषम युग्मज के आपस में संकरण होने की स्थिति में जो स्थिति उत्पन्न होती हो उसे निम्नलिखित में से किस ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाएगा। इफ अ ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 और मोर जीन्स, अगर 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स जो हैं किसी ट्रेट को फॉलो करते हैं, देन इन अ सिचुएशन ऑफ इंटरक्रॉसिंग ऑफ द heterozygous ऑफ ऑल द 3 और मोर जीन्स वुड प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। 3 जीन्स हैं और तीनों जीन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए काम करते हैं। तो इस केस में कैसा ग्राफ बनेगा, तीनों जो है वो मिल के काम करते हैं। तो ये जो है डिपेंड करता है कि किस तरीके का की एंजाइम की बात हो रही है या किस तरीके का प्रोटीन बन रहा है। इसमें जो है हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बेल शेप हमें ग्राफ यहाँ पे मिलेगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। Consider the following statement and select the correct answer from the options given below. If the body of the most nidaria are cut into two halves through a central axis, then the body would be divided into mirror images. Second है most of the nidarian are triploblastic. Third है coenocytes are found in the gastrodermis of the nidarians. तो फर्स्ट ऑप्शन तो हम करेक्ट बोल सकते हैं कि जो निडेरिया होते हैं उसमें अगर हम कट कर दें तो मिरर इमेजेस जो है वो लेफ्ट राइट बिल्कुल सेम होगी। बट निडेरिया जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्योंकि इनको जो जर्म लेयर होती है वो 2 लेयर से बनती है। इसकी जो पूरी बॉडी है वो उसमें 2 ही लेयर्स होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये नहीं है। और कोएनोसाइट ये किस में प्रेजेंट होती है, पोरिफेरा जो पहला फाइलम है उसके अंदर कोएनोसाइट प्रेजेंट होती है। ये कोएनोसाइट नॉर्मली स्पंज के अंदर देखने को मिलती है। जो फर्स्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा, और उसके अंदर कोएनोसाइट हमें देखने को मिलती है। ये निडेरिया के अंदर नहीं होती। तो यहाँ सेकंड और थर्ड दोनों ही ऑप्शन गलत है, एक ही ऑप्शन ठीक है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन ओनली ए ऑफ द अबव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement to identify the correct one to answer the question from the quotes given below. Maxillary teeth of frog are homodont and diphodont. डाइफोडोंट का मतलब होता है कि फ्रॉग के अंदर 2 बार दांत आते हैं उसकी लाइफ टाइम में या 1 बार आते हैं। तो होमोडोंट होते हैं मतलब सारे दांत एक जैसे होते हैं लेकिन एक ही बार आते हैं। तो डाइफाइडोंट इसमें नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। साइनस विनोसिस ऑफ द हार्ट ऑफ द फ्रॉग ओपन्स इनटू राइट ऑरिकल, ये ठीक है। देर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन फ्रॉग, ये भी ठीक है। तो बी और सी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the following statement and identify the correct one based on codes given below. Guanine present in DNA is a pyrimidine base. pyrimidine नहीं, purine है, ये incorrect हो गया। सेकेंड है deoxyribose sugar of DNA is deoxygenated and second and third carbon atom. थर्ड पे नहीं होगा, ओनली सेकेंड कार्बन पे होता है। अगर हम कार्बन ये DNA का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करें तो इसमें एक जो है ऊपर की तरफ स्ट्रैंड है, एक नीचे, एंटी पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें राइबोज शुगर जो है ये राइबोज शुगर अटैच होती है किसके साथ, प्यूरिन या फिर पिरिमिडिन के साथ। तो ये सेकंड या थर्ड कौन से कार्बन पे अटैच होगी, ओनली सेकंड पे अटैच होगी, थर्ड पे नहीं होगी। थर्ड है नाइट्रोजनस बेस ऑफ DNA मॉलिक्यूल इज बाउंड विद फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस ऑफ DNA मॉलिक्यूल ये इसमें करेक्ट है, इनकरेक्ट। बाउंड विद फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो यही यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नाइट्रोजनस बेस्ड, सारे ही नाइट्रोजनस बेस्ड है, सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ऑफ DNA मॉलिक्यूल इज बाउंड विद फर्स्ट कार्बन, पहले कार्बन से जुड़े होते हैं शुगर के साथ। 4 होते हैं ये जो बेस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, चारों ही फर्स्ट कार्बन से अटैच होते हैं शुगर के। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यही ठीक है, बस ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे। Which of the following fact was not established by X-ray diffraction crystallography of purified DNA? A full turn of DNA helix is 3 every 3.4 nanometer, means 10 raised to the power minus 9. DNA is made up of 2 strands.
थर्ड है परसेंटेज ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन बेसिस आर ऑलमोस्ट इक्वल एंड द सेम इज ऑब्जर्व फॉर guanine एंड साइटोसिन बेसिस इन डीएनए. देर आर 10 layers ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट पर हेलिक्स ऑफ डीएनए. तो ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो एक कर्व है, इस एक कर्व के अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन. और ये जो है एंटी पैरेलल होते हैं, डबल स्टैंडर्ड है, ये बात भी हो गई, एंटी पैरेलल है. एक 5 प्राइम होता है, दूसरा 3 प्राइम होता है. और इसके अलावा इसमें 2 स्ट्रैंड है, ये बात भी ठीक है. 3.4 नैनोमीटर ये जो लेंथ है, ये 3.4 नैनोमीटर है, ये भी बिल्कुल ठीक है. और इनमें जो 10 बेस पेयर हैं, उनके बीच में कितना गैप हो जाएगा, ये जो गैप है ये कितना हो जाएगा, 0.34 हो जाएगा. ठीक है. देर आर 10 लेयर्स, ये भी हो गई बात, मीन्स 10 जो है पेयर होते हैं. अब इनकरेक्ट क्या है, थर्ड ऑप्शन, परसेंटेज एडेनिन एंड थाइमिन बेसिस आर ऑलमोस्ट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं होते. ठीक है. एडेनिन हम कह सकते हैं, एडेनिन और ग्वानिन इक्वल होंगे, बट एडेनिन और थाइमिन इक्वल नहीं होंगे. एडेनिन का पेयर ग्वानिन के साथ बनता है, सॉरी, एडेनिन का पेयर थाइमिन के साथ बनता है, ग्वानिन का पेयर साइटोसिन के साथ बनता है. लेकिन दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, परसेंटेज दोनों की बराबर नहीं होगी. तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. जब हम पेयर बनाते हैं तो एडेनिन का पेयर बनता है थाइमिन के साथ और ग्वानिन का पेयर बनता है साइटोसिन के साथ. इनमें होती है ट्रिपल बॉन्ड और इसमें होती है डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हम इसको बोलते हैं. और एक और चीज़, डीएनए के अंदर 3 तरह की बॉन्ड प्रेजेंट होती है. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो कि फॉस्फेट के साथ जुड़ी होती है, राइबोज के साथ जो शुगर प्रेजेंट है. एक होती है उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि कार्बोहाइड्रेट के बीच में जुड़ी होती है, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड. तो 3 तरह की ये जो बॉन्ड है प्रेजेंट होगी. थर्ड ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट. सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.